यमन की राजधानी सना में सोमवार को लाखों लोग एक ऐसे अंतिम संस्कार में शामिल हुए जिसने पूरे अरब जगत को झकझोर दिया है। अल सालेह मस्जिद में दफनाए गए ये लोग कोई साधारण नागरिक नहीं थे, बल्कि हूती सरकार के 12 वरिष्ठ चेहरे थे, जिनमें प्रधानमंत्री अहमद गालिब अल रहावी भी शामिल थे। यह वही हमला था जो पिछले गुरुवार को इसराइल ने अंजाम दिया और पहली बार हूथियों के शीर्ष नेतृत्व पर सीधा वार हुआ। इस हमले में बड़ी संख्या में लोग उस वक्त निशाने पर आए जब वे अल हूती, जो हूतियों के नेता हैं, उनका एक रिकॉर्डेड भाषण देखने के लिए जमा हुए थे। इस हमले के बाद हूतियों की कैबिनेट लगभग पूरी तरीके से खत्म हो गई। जनाजे के मौके पर भीड़ खुदा सबसे बड़ा है, अमेरिका और इसराइल मौत के दुश्मन हैं, यहूदियों पर लानत, इस्लाम की जीत जैसे नारे लगाए जा रहे थे। मंच से नए कार्यकारी प्रमुख मोहम्मद मिफ्ताह ने न सिर्फ बदले की कसम खाई, बल्कि यमन के अंदर कथित जासूसों के खिलाफ सुरक्षा अभियान चलाने की चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि यह हमला किसी एक देश का नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया ताकतों का षड्यंत्र था, जिसमें अमेरिका, इसराइल, अरब सहयोगी और यमन के अंदरूनी गद्दार शामिल थे। गौरतलब है कि मिफ्ताह इससे पहले प्रधानमंत्री की डेप्यूटी थे और अब कार्यवाहक प्रमुख बन गए हैं। इसराइल ने दावा किया कि उसने हूतियों के चीफ ऑफ स्टाफ, डिफेंस मिनिस्टर और अन्य वरिष्ठ नेताओं को निशाना बनाया है। हालांकि हूतियों के ताकतवर डिफेंस मिनिस्टर मोहम्मद अल आतिफी का अब तक का कोई अता पता नहीं मिला। इधर यूएन के कई कर्मचारियों को बंधक बना लिया गया। यमन के हूती नेता अब्दुल मलिक अल हूती बीते कुछ सालों में ईरान के सबसे भरोसेमंद अरब सहयोगियों में उभरे हैं। गजा युद्ध के बाद वह इसराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गए हैं। अक्टूबर 2023 से शुरू हुई हमास इसराइल जंग के बाद हूतियों ने लाल सागर में कई जहाजों पर हमले किए, जिन्हें वे फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता की कार्रवाई बताते हैं। इन हमलों के कारण अमेरिका और इसराइल को कई बार जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस साल मई में ऐलान किया था कि हूतियों ने समुद्री जहाजों पर हमले रोकने का वादा किया और इसलिए अमेरिका अब बमबारी नहीं करने वाला। लेकिन हूतियों का दावा है कि वे तब तक हमले जारी रखेंगे जब तक इसराइल पर दबाव न बढ़े। इसी क्रम में सोमवार को हूतियों ने एक और दावा किया कि उन्होंने स्कॉर रेड नामक इसराइली स्वामित्व वाले तेल टैंकर पर मिसाइल दागी, जो सऊदी अरब के यनबू बंदरगाह के पास से गुजर रहा था। यानी यमन से उठी यह जंग अब सीधे सीधे इसराइल और उसके सहयोगियों को चुनौती बनकर खड़ी हो चुकी है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हमला हूतियों को तोड़ देगा या फिर और भी खतरनाक रूप में उभरने सामने आएगा। इजराइल ने यमन पर बड़ा अटैक तो कर दिया, लेकिन कहा जा रहा है कि उसने मधुमक्खी के छत्ते पर हाथ डाल दिया है। गजा के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार यमन के हूती या अंसारुल्लाह लड़ाकों ने कसम खाई है कि अब वो इसराइल पर इतना भयानक हमला करेंगे कि जैसा एक सदी तक किसी पर नहीं हुआ होगा। यही वजह है कि इस्राएली मीडिया बता रहा है कि पीएम नेतन्याहू से लेकर सरकार के सभी मंत्रियों की सुरक्षा बेहद सख्त कर दी गई है। कहा जा रहा है कि जिन अंसारुल्लाह से यमन में ब्लैक वाटर फोर्स नहीं निपट पाई, इस्राइल उनसे कैसे पार पा पाएगा। जी हां, ब्लैक वाटर आर्मी, जिसके लिए कहा जाता है कि यह अमेरिका की एक प्राइवेट आर्मी है, जिसके फौजी यूरोपीय मुल्कों के लिए काम करते हैं और पे करने पर लड़ने चले जाते हैं। ब्लैक वाटर आर्मी पर युद्ध अपराध के भी काफी आरोप लग चुके हैं। कहा जाता है कि बेहद खतरनाक और आधुनिक साजो सामान से लैस होते हैं ब्लैक वाटर आर्मी के फाइटर। इसे अमेरिका में सील के एक रिटायर्ड अफसर ने तैयार किया है। तो जब साल 2014 के आखिर में यमन में अंसारुल्लाह का एक बड़े इलाके पर कंट्रोल हासिल हो गया और यमन के प्रेसिडेंट अब्दुल रब मंसूर हादी यमन छोड़कर सऊदी भाग गए, ऐसे में उनके समर्थन में अमेरिका के बैकअप के साथ सऊदी ने
यमन में हूतियों के कंट्रोल वाले इलाकों पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी। इसके बाद जब हूतियों ने सऊदी पर जवाबी कार्रवाई शुरू की तो आरोप लगता है कि अमेरिकी कंपनी ब्लैक वाटर आर्मी के एजेंटों को यूएई के फौजियों के भेस में यमन भेजा गया। अंसारुल्लाह मिलिट्री और मीडिया रिपोर्ट दावा करती हैं कि अमेरिका से आए भाड़े के फौजियों को हूतियों ने वो मार मारी कि उन्हें वहां से तौबा करके निकलना पड़ा था। सऊदी की आरामको तेल रिफाइनरी पर जब हूतियों की मिसाइलें बरसीं तब कहीं जाकर सऊदी रुका था, तो अमेरिका के ब्लैक वाटर कमांडो को भी यमन के हूतियों ने पीछे खदेड़ दिया था। ऐसे में इस्राइल की एयर स्ट्राइक का बड़ा जवाब यमन से मिलेगा, ये तो तय है। आपको बता दें कि अरब खित्ते में यमन ही वो एकमात्र मुल्क है जो फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ने का दावा करता है और ईरान की एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा है, जिसका मकसद फिलिस्तीन को आज़ाद करवाकर यरूशलेम को उसकी राजधानी बनवाना है। यही टू स्टेट सॉल्यूशन है जिस पर दुनिया के कई देश राजी हैं, लेकिन इसराइल इस पर कान ही नहीं देता। आरोप लगता है कि पीएम नेतन्याहू और आईडीएफ ने गजा पर कब्जे की मुहिम शुरू कर दी है। यही वजह है कि ईरान समर्थक यमन के अंसारुल्लाह इसराइल पर हमलावर हैं। अब देखना होगा अमेरिका, सऊदी, ब्लैक वाटर आर्मी और कई मुल्कों के जरिए मिलकर किए गए हमले से निपट चुके हूती इसराइल पर क्या एक्शन लेते हैं। इजराइल ने हमास के साथ साथ हूतियों के खिलाफ भी हमले तेज कर दिए हैं। जिस तरह से इजराइल ने हमास के साथ ही हूतियों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, उससे तो साफ हो गया है कि मिडिल ईस्ट में जंग और विकराल रूप लेने वाली है। बात अगर हूतियों के खिलाफ करें तो यमन की राजधानी सना में हुए एक भीषण हवाई हमले में हूती सरकार के प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी और कई वरिष्ठ अधिकारियों की मौत हो गई। इन हमलों के लिए हूती विद्रोही गुट ने इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है, जिससे पश्चिम एशिया में तनाव और ज्यादा गहरा गया है। बताया जा रहा है कि इस भयानक और भीषण हमले में सना के सरकारी क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। चश्मदीदों का कहना है कि 3 तेज विस्फोटों की आवाजें सुनाई थी, जिसके बाद पूरा इलाका धुएं और मलबे से ढक गया। आपातकालीन सेवाओं को तुरंत मौके पर तैनात किया गया, लेकिन हूती प्रधानमंत्री और उनके साथ मौजूद कई अधिकारियों की जब तक मौत हो चुकी थी। इन हमलों के बाद हूती विद्रोही गुट के सर्वोच्च नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने एक तीखा बयान जारी किया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि इजराइल ने हमारे नेताओं को शहीद करके अपनी कब्र खुद खो दी है, अब जवाब नहीं हिसाब होगा। यह बदला इतना क्रूर और पछताने योग्य होगा कि दुश्मन सदी भर याद रखेगा। उन्होंने कहा कि हूती गुट जल्दी ड्रोन, लंबी दूरी की मिसाइलें और समुद्री नाकेबंदी जैसे सभी विकल्पों का इस्तेमाल करेगा।